कुछ फोटोग्राफ्स ले लो। सोशलिस्ट पार्टी आज अपने पार्टी के अंदर जो चुनाव होना है उसके ऊपर कुछ नियमावली आप लोगों ने जारी किया है। इस नियमावली का विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो लोकतंत्र के प्रयोग नाम से ये पार्टी में आंतरिक संगठन का जो निर्माण होगा वह चुनाव की प्रक्रिया द्वारा होगा। गोपनीय वोटिंग और पारदर्शी उसकी गिनती के द्वारा ग्राम कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, जोनल कमेटी और फिर राज्य कमेटी, इन तक का निर्माण शुरुआत में कार्यकर्ताओं के वोटिंग से लेकर फिर निचली जो कमेटियां होंगी उनके वोटिंग से लेकर राज्य कमेटी तक का निर्माण किया जाएगा। उसी की प्रक्रिया इस लोकतंत्र के प्रयोग में लिखी हुई है। और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पूरे सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश और दुनिया के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने भर का छोटा उद्देश्य नहीं रखा है। हम लोगों ने देश और पूरे दुनिया में आज आंतरिक लोकतंत्र की कमी पार्टियों में, देश में भी और दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रही है, जिसके कारण पार्टियों से ही लोग सरकारों में जाते हैं। किसी न किसी पार्टी के लोग सरकार में मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फिर जब पार्टी में उनका लोकतांत्रिक रवैया व्यवहार नहीं रहता है, तानाशाही रवैया व्यवहार से पार्टियां चलाते हैं, तो जब ये लोग सरकार में जाते हैं तब वहां भी लोकतांत्रिक नहीं रहकर तानाशाही रवैये से ही पार्टियां चलाने लगते हैं, सरकार चलाने लगते हैं। तो हम लोग इस सारे जो सरकार में तानाशाही है उसका जड़ हम लोगों ने खोजा है कि पार्टियों में तानाशाही के कारण ही वहाँ ये इफेक्ट है, और उसका सुधार सभी पार्टियों में कैसे हो, पूरे देश दुनिया की पार्टियों में कैसे हो, तो हम लोग अपने में पहले वह सुधार करके, वह तरीका दिखा करके एक उदाहरण के तौर पर समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी की जो संगठन निर्माण प्रक्रिया होगी उसका यह पूरा नियमावली, और जो सोशलिस्ट पार्टी के विधायक और सांसद उम्मीदवार होंगे जिनको हम चुनाव में टिकट देकर खड़ा करेंगे, उनका चयन कैसे कार्यकर्ताओं के वोटिंग से होगा, उसकी यह नियमावली है। और इस नियमावली को जारी करके हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें प्रथम चरण में एडहॉक बेसिस पर सबसे पहले तो हम लोग सारी जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की कमेटी का निर्माण करेंगे। राज्य स्तर की कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसके सदस्य आपको हमारे कोषाध्यक्ष जेपी जयप्रकाश जी और हमारी महासचिव श्रद्धा सुमन जी, हमारे उपाध्यक्ष विनय झा जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंदन किशोर जी और हमारे आमंत्रित सदस्य राज्य कमेटी में आयुष जी, आप ये लोग जो हैं और भी पदाधिकारी हैं। तो जो राज्य एडहॉक कमेटी है अभी आपके सामने बैठी हुई, और कई जिलों में भी हमारी एडहॉक कमेटी बन चुकी है, कई प्रखंड और पंचायतों में भी है, लेकिन बिहार के सभी प्रखंड पंचायत सभी जिलों में अभी कंप्लीट नहीं है। तो एडहॉक बेस पे कंप्लीट करेंगे, तब हम नीचे से फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे ग्राम कमेटी से। तो एक गांव में लगभग 50 के करीब जब हमारे सदस्य हो जाएंगे, इसके लिए हम लोग 14 फरवरी से सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। जब एक गांव में 50 के करीब हमारे सदस्य हो जाएंगे तब वहां पर हम लोग वोटिंग कराएंगे। 7 सदस्य हमारी कमेटी गांव की है, जो हमारा संविधान के अनुसार है। तो 7 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं जो 4 अन्य सदस्य हैं मिला करके, तो उन 7 पदों के लिए पार्टी के सदस्य ही नॉमिनेशन करेंगे। फिर पार्टी के 50 के करीब जो वहाँ मेंबर हैं उनके बीच अपना प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, और फिर एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पर जुट करके वे लोग एक कार्टून जैसे, कोई बॉक्स जैसे चीज़ों में बैलेट से वोट डाल करके फिर सबके सामने गिनती करके ये देखेंगे कि कौन इसमें ज़्यादा वोट पाया, उस अनुसार उस पद के लिए उसका चयन हो जाएगा और कमेटी वहाँ गठित हो जाएगी। इसी प्रकार ग्राम कमेटियाँ खत्म होने के बाद हम लोग पंचायत कमेटी का, जिला कमेटी का और राज्य कमेटी का भी चुनाव करेंगे। तो उसकी यह पूरी नियमावली है। इसमें कार्यकर्ताओं का वोट सबसे अहम है, और जो दूसरी पार्टियों में जो ऊपर से तय कर दिए जाते हैं पार्टी का टिकट, और ऊपर से तय कर दिए जाते हैं जिलाध्यक्ष,
प्रखंड अध्यक्ष, हम लोगों ने इसको नीचे से तय किया है, ऊपर से ये तय नहीं होगा। नीचे के जो कार्यकर्ता है, जो नीचे की ग्राम कमेटियां हैं, प्रखंड कमेटियां हैं, पंचायत कमेटियां हैं, इनके वोटिंग से ऊपर तक के चुनाव होंगे। तो किसी को भी पटना में टिकट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ना किसी पार्टी में पद के लिए। यहाँ गुलदस्ता लेके नहीं घूमना है। अगर घूमना है तो भाई कार्यकर्ताओं के सुख दुख को देखो, उसका हाल जानो, उसको जोड़ो, बढ़ाओ, तभी आप किसी पद पे वोटिंग के माध्यम से जीत सकेंगे। अथवा विधायक सांसद उम्मीदवार के लिए आपको टिकट पार्टी से चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा। यही एक संक्षिप्त में यह पूरी प्रक्रिया है। इसको सदस्यता अभियान की शुरुआत से हम लोग 14 फरवरी से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रथम चरण में जो एडहॉक कमेटी जहां बची हुई है उसकी पूरा करने के लिए हम लोगों ने 6 महीने का एक लक्ष्य रखा है और 31 मार्च 2027 से पूर्व चुनी हुई कमेटी, ग्राम कमेटी से होते हुए और राज्य कमेटी तक का चुनाव हो जाए, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और इसी प्रकार 2 राज्यों में इसका प्रयोग चलेगा। अभी से जो शुरू हो रहा है, एक बिहार और एक यूपी में विधानसभा चुनाव तकरीबन 1 साल बाद होने हैं और वहाँ हमें इसलिए बिहार से भी ज़्यादा तेज़ी से यूपी में हमें इन प्रक्रियाओं को ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ विधायक के उम्मीदवारों का भी चयन कार्यकर्ताओं द्वारा और नीचे की कमेटियों के द्वारा वोटिंग से किया जाना है। तो वहाँ और उसके चुनाव भी लड़ने हैं सभी 403 सीटों पर। इसलिए हम लोग यूपी में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव में भी देर है, तो बिहार में 31 मार्च तक का लक्ष्य रखा है 2027 और यूपी में 1 माह के साल के ही भीतर हम लोग विधायक प्रत्याशियों तक का चयन, 403 विधायक प्रत्याशियों का चयन करके लोकतांत्रिक तरीके से गोपनीय वोटिंग और पारदर्शी गिनती के माध्यम से करके पूरा करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ चुनाव हम लोग अकेले बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे और वहाँ हम लोग की भावना है कि इस तरह से जनबल तैयार करके, कार्यकर्ता बल तैयार करके, वहाँ जो आसीन पार्टियां हैं, और पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी तो एक सरकार में, लेकिन अन्य भी जो पार्टियां वहाँ हैं विपक्ष में हो या अन्य जिस स्थिति में, हम लोग सभी को एक साथ हमारी लड़ाई होगी सभी से। तो उसको जीतने के लिए, उनके धन बल, उनके बाहुबल को जीतने के लिए हम कार्यकर्ताओं के जनबल से के साथ जाएंगे और हम लोग वहाँ विजय हासिल करेंगे। 26 में चुनाव है बंगाल में, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। 26 में चुनाव है, यह बहुत कम समय है। बिहार में आपने देखा 56 दिन हमें समय मिला और आचार संहिता लागू हो गई। पार्टी की सक्रियता पहले से बिहार में नहीं थी। उसी प्रकार बंगाल में भी सक्रियता कम है। वहाँ से कुछ लोगों ने टिकट के लिए संपर्क किया है, तो हो सकता है 5-10 सीट वहाँ लोग खड़े हों, लेकिन हम लोग वहाँ मास लेवल में कि पूरे राज्य में बड़ी तैयारी के साथ उतरने की अभी स्थिति में नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, बिहार में एवं देश के अन्य राज्यों में बहुत सक्रियता से उसकी भूमिका नहीं रही थी। इधर के दिनों में ही बिहार एवं अन्य राज्यों में सक्रियता बढ़ाई गई है, उसमें कुछ समय लगता है। यूपी के बारे में हम लोग का सोचना है कि 1 साल का समय पर्याप्त है, जब हम लोग पूरे कार्यकर्ता बल से वहाँ चुनाव लड़ सकेंगे। बंगाल में हम लोग उस स्थिति में नहीं रहेंगे। पेज नंबर 9 पर आपने लिखा क्या? पेज नंबर 9 जो है आपका, उसमें अपने पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स है कि विधायक चुनाव जब हम लोग करेंगे, विधायक उम्मीदवार का चुनाव, अच्छा, तो एक विधानसभा में जो लोग वोट करेंगे और उनके वोट का काउंट क्या होगा। तो एक विधानसभा में हम लोगों ने अनुमान किया है कि लमसम 10,000 हमारे पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के सदस्य होंगे जो वोट करेंगे और उनके एक वोट को हम लोग 1 पॉइंट दिए हैं। मतलब 10,000 के करीब अगर कार्यकर्ता है तो उनका टोटल वोट 10,000 है। जबकि ग्राम कमेटी के जो पदाधिकारी होंगे उनके एक वोट को हम लोगों ने 2 पॉइंट दिया। अगर वो 1 वोट करेंगे तो उसको 2 गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम कमेटी के जो चुने हुए पदाधिकारी हैं वो कई लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके एक वोट को 2 पॉइंट काउंट किया है। सामान्य सदस्य से ज्यादा काउंट किया है। 2 वोट उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे ग्राम कमेटी में 7 सदस्यों का ही प्रोविजन है, तो एक ग्राम कमेटी के पास टोटल 14 पॉइंट के वोट होंगे और लमसम अगर 380 गांव है एक विधानसभा में, तो ग्राम कमेटी के सभी सदस्यों के वोटों का पॉइंट 5,320 होगा। मतलब पार्टी के सामान्य सदस्यों का एक विधानसभा में 10,000 पॉइंट होगा, जो सबसे अधिक है। इसलिए चुनाव जो परिणाम को, विधायक उम्मीदवार के लिए जो चुनाव होने हैं उसके परिणाम को सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता प्रभावित करेंगे। कार्यकर्ता जिसके पक्ष में आ गए, समझिए उसको टिकट मिलेगा।
और उसके बाद जो 2 नंबर पर प्रभावित करेगा वो ग्राम कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि उनके टोटल वोट 5320 पॉइंट के होंगे। और उसके बाद पंचायत कमेटी, जिसकी संख्या हमारी एक पंचायत कमेटी की 7 है, उनको 3 पॉइंट दिया है, उनके एक वोट का वैल्यू 3 पॉइंट दिया है, क्योंकि पंचायत की कमेटी और ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसके मेंबर। लेकिन एक पंचायत कमेटी के पास टोटल 21 पॉइंट होंगे, और अगर 64 पंचायत के लमसम अगर एक विधानसभा में हम माने तो 1344 पॉइंट पंचायत कमेटी के पास है। तो आप देख रहे हैं ऊपर की कमेटियों के पास कमते जा रहे हैं पॉइंट। और राष्ट्रीय कमेटी की अगर बात करें, वे भी पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की हमारी जो अधिकतम संख्या है वो 42 है, और उनको 8 पॉइंट उनको दे रहे हैं हम लोग उसके एक वोट को, तो भी टोटल 336 पॉइंट ही उनके पास हो पाते हैं। उसी तरह राज्य कमेटी के पास 224 पॉइंट। तो इस तरह राज्य कमेटी के वोट, राष्ट्रीय कमेटी के वोट का कैपेसिटी कम है कि किसी विधायक को उम्मीदवारी के लिए प्रभावित ज़्यादा कर सके। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कार्यकर्ताओं के पास, जो दूसरी पार्टियों में राष्ट्रीय या राज्य कमेटी टिकट तय कर देती है। यह हमने दर्शाने का प्रयास किया है कि राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के पास भी थोड़ा पावर है, लेकिन बहुत कम है। उनके वोटिंग का वैल्यू बहुत कम है, जबकि उनको वोटिंग पॉइंट 7 और 8 दिया है, एक वोट का वैल्यू 7 और 8 दिया है, लेकिन संख्या कम है। संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? कार्यकर्ता की। उसके बाद 2 नंबर पर ग्राम कमेटी के चुने हुए सदस्यों की। और इन दोनों का वोट जिधर होगा उधर ही, और अगर अकेला कार्यकर्ता का भी आधा से ज़्यादा वोट जिधर होगा वही हमारा विधायक उम्मीदवार बनेगा। और हमारी समझ है कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार चुना है तो उसको जिताने के लिए भी वो उसके पीछे लगेंगे दमखम से, और उसको जिताएंगे। और इसी कार्यकर्ता और इसी जनबल के सहारे मैं बोल रहा हूं कि दूसरी पार्टियों के धनबल और बाहुबल को हम लोग चुनौती देंगे। यही हमारा समरी है। सर, 15 साल लालू यादव की पार्टी सरकार में रही, और अभी 21 साल से भाजपा जदयू की सरकार है। वो आज तक जब बूथ कमेटियां या गांव कमेटी नहीं बना पाई, तो आप तो भी सर शुरुआत ही किए हैं, तो फिर ये संभव कैसे हो? कारण ये है, इसलिए तो इसको जारी किया है। कारण ये है कि जो आरजेडी है, जो बीजेपी है और जो जदयू है, वह अपने कार्यकर्ताओं को अधिकार नहीं दे रही है। वो थोप दे रही है कैंडिडेट, वो थोप दे रही है जिलाध्यक्ष, और कार्यकर्ता जो है उनको मानने के लिए बाध्य है, उनके पास कोई अधिकार नहीं। यहाँ हमने इसलिए नियमावली जारी किया है कि अधिकार कार्यकर्ता के पास है, अधिकार ग्राम कमेटी के सदस्यों के पास है। जब उनको अपना अधिकार पता रहेगा कि ये अधिकार अभी हम ऐसे ही कार्यकर्ता नहीं है नाम के, हम ऐसे ही ग्राम कमेटी के चुने हुए सदस्य नहीं होने वाले हैं, जिसके पास अधिकार होगा विधायक उम्मीदवार को चुनने का, जिसके पास सांसद उम्मीदवार को चुनने का अधिकार होगा, जो राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों को चुनेंगे वो अधिकार उनके पास होगा। यही यह हमारी नियमावली कहती है। तो जब उनको पता होगा तो भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे। जो भाजपा और जदयू और आरजेडी में जितने लोग नहीं जुड़े हैं कांग्रेस में, उतनी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। लोग नया विकल्प खोज रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन नया विकल्प नहीं मिलता सही विकल्प, इसलिए लोग फिर उन्हीं पार्टियों में रह जाते हैं। लोग भारी संख्या में यहाँ आएंगे, हम लोगों को लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब यह नियमावली जब जनता के सामने आएगा तो दूसरी पार्टियों के लोगों के साथ साथ नए जिनमें इच्छा है, जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है वो तरीका जो अभी के पार्टियों का है, वो ऐसी संख्या में, बड़ी संख्या में युवा जुड़ेंगे। और हम लोग ग्राम कमेटी तक यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन हकीकत में जो तैयारी है और जो हम लोगों के सारे राज्य कमेटी के सदस्यों की भावना है कि हम लोग बूथ पर भी एक बड़ी कमेटी तैयार करेंगे, जो एक यूथ 10 यूथ एक बूथ का कई पार्टियां नारा देती है, वो स्थिति नहीं रहेगी। हम लोगों के एक बूथ पे 50-50 यूथ होंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये जनता लड़ेगी, ये पार्टी, ये किसी 2 आदमी 4 आदमी की पार्टी नहीं होगी, जैसा कि जदयू। अब आप बोल रहे हैं लालू जी की पार्टी, आपने आरजेडी नहीं कहा, मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूँ। हकीकत ये है कि वो लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी जी की पार्टी है, वो नीतीश जी की पार्टी, और 4 और नाम मैक्सिमम आप ले सकते हैं, 5 आदमी की पार्टी है। और भाजपा जो कभी कई लोगों की पार्टी हुआ करती थी, लाखों लोगों की, अब वो भी 2 लोगों की पार्टी हो गई है। कांग्रेस भी एक परिवार की पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी तो दिखा रही है ना सर, खुद है, बेटा है, बहू है, बंधन है, इसी बीच में पार्टी है। पति टिकट दे रहा है, पत्नी विधायक हो रही है, फैमिली को टिकट दे रहा है, बेटा मंत्री हो रहा है। अधिकतर पार्टियों का तो यही खेल चल रहा है। फैमिली को टिकट देना है, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ में, 20 करोड़ में टिकट बेचना होगा,
तो जब आपको ये भी करना होगा तो फिर आप संगठन क्यों बनाएगा? आपने सवाल किया ना कि संगठन वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। 35 साल 50 साल की राजनीति में भी लोग संगठन नहीं बना रहे हैं, वो जान के नहीं बना रहे हैं। अगर संगठन बना लेंगे तो फिर टिकट बेचेंगे किसको? तो संगठन अरे संगठन बनाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी है, उनके पिता जितने जब से वो राजनीति में सांसद बनना शुरू किए तब से जितने प्रधानमंत्री बने वो हर प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहे। उनको एक ही जाति का आप मान लीजिए संगठन चलाना, तो वो भी तो बूथ लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंचेंगे? टिकट कैसे बेचेंगे? तो फिर बजाय आप बूथ पे क्यों खड़ा रहिएगा जब आपको कुछ मिलेगा नहीं तो? और नहीं, बूथ पे मैं पूछता हूं कि बूथ कमेटी में उनके लोग जुड़ेंगे क्यों, जब जानते हैं कि वो चिराग पासवान जी की पार्टी है। जब पता रहेगा हम सबकी पार्टी है तब तो हमारी पार्टी में जो जुड़ेंगे उनको इस नियमावली के तहत पता रहेगा कि वो उनकी पार्टी है, वो किसी यहाँ बैठे राज्य कमेटी के 5, 10, 20 मेंबर की पार्टी नहीं है। और चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पार्टी में लोगों को पता था कि ये उनकी पार्टी है, रामविलास पासवान जी और उनके 2 भाई की पार्टी है, तो क्यों जुड़ेंगे? जब तो कहाँ से बनेगा बूथ कमेटी? जब हमारे बूथ पर ग्राम में जुड़ने वाले लोग को पता रहेगा कि ये राज्य में और केंद्र में बैठे जो पदाधिकारी उनकी पार्टी नहीं है, सिर्फ ये राज्य में गांव में जो हमारे वॉलंटियर है उनको पता रहेगा कि हमारी पार्टी है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, मैं चुन दूंगा। और रामविलास जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी इसलिए बोली जाती है क्योंकि विधायक और सांसद का टिकट वो बांटते हैं, उनकी मर्जी है, जिसको वो समझे। हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि वो बांटेंगे टिकट। तो निश्चित तौर पर, और ये जो समय आप बोल रहे हैं ना, आप याद कीजिए ये वही जेपी की पार्टी है, वही जेपी जो 1934 में पटना के ही, और आज पटना में हम लोग बैठे हैं, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जेपी लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे लोगों ने मिलकर इस पार्टी की शुरुआत की, उसी का ये री रजिस्ट्रेशन है। और आप याद कीजिए जेपी 1974 में जो आंदोलन, छात्र आंदोलन देश में हुआ, और 3 साल मात्र 1977 में जो चुनाव हुआ, आम चुनाव, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का? कौन थी उस समय प्रधानमंत्री? आज भी उस प्रधानमंत्री को लौ महिला कहा जाता है। उसी जेपी के शिष्यों का भी तो हाल देख रहे हैं ना सर। अब जेपी के शिष्यों का हाल हुआ तो फिर पार्टी चली आई ना जेपी की वापस। और सुन लीजिए 2029 में जो लौ महिला कही जाती थी, 3 साल में क्या हुआ आपने देख लिया। आज भी उनको लौ महिला ही कर रहे हैं, तो 3 साल में क्या हुआ था? कांग्रेस का कितना सीट आया था? ये अलग बात है कि 77 में सरकार बनाने के बाद हम जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। 29 में हम लोग देश में सरकार भी बनाएंगे, हमारे पास तो ज़्यादा समय है, अभी 25 खत्म हो रहा है, 26, 27, 28, 29, 4 साल, 3 साल बाद उस 74 से 77 के बीच में जितना समय था हमारे पास उससे ज़्यादा समय है। और इस बार हम लोग, हाँ करीब करीब उतना ही समय, और इस बार हम लोग आएंगे तो जाएंगे नहीं। और सुन लीजिए मोरारजी देसाई जी की तरह हम लोग की सरकार जाने वाली नहीं है। मोरारजी की सरकार चौधरी चरण सिंह जैसे, हाँ तो इस बार हम लोग सतर्क हैं इस तरह के लोगों से जो लेफ्ट लोगों की वजह से गए। हाँ तो इस बार हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तब भी हम लोगों ने एक आंदोलन के दम पर, जेपी के लीड में आंदोलन हुआ था और उसके दम पर सिर्फ एक सरकार बनी थी। इस बार हम लोगों ने शक्ति को बिखेर देने का प्लान रखा है कि वो कार्यकर्ताओं के हाथों में शक्ति होगा। अब पार्टी के उस समय भी जो कुछ लोग थे जो तय कर देते थे, हमारा कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री फेस नहीं होगा जैसा अन्य पार्टियां कर रही है, क्योंकि भारतीय संविधान ऐसा नहीं कहता है। हमारे जो किसी राज्य में चुने हुए विधायक होंगे, जीतने के बाद बैठकर एक आदमी अपने से वोटिंग करके, इसी तरह गोपनीय वोटिंग करके, पारदर्शी गिनती सबके सामने करके, और उसमें से जो खुद को उम्मीदवार मुख्यमंत्री का चाहते होंगे वो देंगे नॉमिनेशन और उनका चुनाव कराएंगे। जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले से हमें नहीं पता रहेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ना हमको डिक्लेयर करेंगे जब पता ही नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री भी जब बनने की बात आएगी 2029 में हमारी पार्टी में, तो हमारे सांसद बैठ करके जीतने के बाद गोपनीय वोटिंग से चुनेंगे, और जिन लोगों को अपना नाम प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन में देना होगा वो देंगे, और फिर जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्रधानमंत्री के लिए चुने जाएंगे। ऐसा नहीं हम लोग करेंगे कि भैया हमें ये काबिल है चौधरी चरण सिंह की, मोरारजी देसाई, इनको बना दो, सहमति हाथ उठा के। ऐसी मीटिंग में हम लोगों ने इस परंपरा को इस बार खत्म कर दिया है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि परंपरा जब भी होगी किसी को चुनने की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और गोपनीय वोटिंग और पारदर्शी गिनती से होगी, चाहे चयन कहीं भी हो। परिचय दे दीजिए। धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी इंडिया।